हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। दोस्तों, समय हो चुका है संडे का शाम 7 बजे और आप सब जानते हैं कि हम लोग हर संडे को शाम 7 बजे मिलते हैं एक लाइव सेशन में, जो कि बहुत ही जोरदार सेशन होता है, जिसके अंतर्गत कंप्यूटर से जुड़े हुए बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, आज भी है संडे और आज के इस सेशन के अंतर्गत कंप्यूटर से जुड़े हुए 50 ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, जो बिल्कुल ही एकदम फ्रेश क्वेश्चन आपके लिए होंगे और आपकी आगामी परीक्षा की तैयारी में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो अगर आप इस सेशन के साथ जुड़ चुके हैं तो जल्दी से इस सेशन को लाइक करिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। अगर आप वीडियो पर नए हैं, यानी पहली बार इस चैनल पर आपने विजिट किया है, तो आपके लिए वह बटन जो रेड कलर में दिख रहा है, उसको आपका कलर बदलने का समय आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, आप उसको जैसे ही प्रेस करेंगे तो उस बटन का कलर बदल जाएगा और आपके सामने एक बेल आइकन आएगा, जिसे प्रेस करके आप ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, चलिए बिना देर किए चलते हैं आज के इस लाइव सेशन पे। नमस्कार दोस्तों, मैं अभय पांडे सीसीआई एजुकेशन नगरा के इस डिजिटल क्लास में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो सेशन होने वाला है, इसमें हम लोग कंप्यूटर से जुड़े हुए 50 ऐसे एमसीक्यू पर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके कंप्यूटर की जानकारी को बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज करेगा। दोस्तों, ये सभी के सभी जो 50 प्रश्न हैं, आप सभी लोग जितने भी इस लाइव सेशन के साथ जुड़ चुके हैं, एक तरह से मॉक टेस्ट के तौर पर लेते रहिएगा और नीचे मुझे लाइव चैट वाले सेक्शन में जाकर के जरूर कमेंट करिएगा और लास्ट में आप लोग जरूर बताया करिए कि आपने कुल इन 50 प्रश्नों में से कितने राइट आंसर किए हैं। इस वीडियो की खास बात, यानी इस सेशन की खास बात आपको बता दें कि इस पूरे सेशन के अंतर्गत जो 50 हमने क्वेश्चन रखे हुए हैं, ये सभी के सभी अभी रिसेंटली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इनको आप अगर तैयार करते हैं तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपकी आगामी परीक्षा में ये सारे प्रश्न आपको देखने को मिलें। तो चलिए, आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए और जल्दी से आप सभी अपना कमेंट करिएगा और नीचे मुझे बताइएगा। चलिए चलते हैं सबसे पहले प्रश्न के तरफ और देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। दोस्तों, जो सबसे पहला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 4 बीट के संयोजन का एक वैकल्पिक नाम है। जी हां दोस्तों, 4 बीट का कलेक्शन यहां पर उसे क्या बोला जाता है। ऑप्शन देखिए, मिलेगा आपको बीट, निबल, बाइट या फिर डिजिट। चलिए जल्दी से अपना कमेंट कीजिए और बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निबल। दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा आपको जानकारी दे दें कि जो बीट होता है, इसे बाइनरी डिजिट कहा जाता है और बाइनरी डिजिट में 2 डिजिट आते हैं, जिसमें एक 0 और एक 1, यानी 0 और 1 आते हैं। और जब 4 बीट मिलते हैं तो एक निबल बनता है और जब 8 बीट मिलते हैं तो एक बाइट बनता है। और ये जो बीट है, ये आपके कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है। अब चलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 2, फादर नेम ऑफ ट्रांजिस्टर। जी हां दोस्तों, यहां पर प्रश्न है फादर नेम ऑफ ट्रांजिस्टर। आपको बताना है कि ट्रांजिस्टर के जनक कौन है। ऑप्शन देखिए, यहां पर दिया गया है विलियम शॉकले, जॉन बर्डेन या फिर सी है वॉल्टर हाउजर ब्रेटन या फिर ऑल ऑफ द एबव। चलिए दोस्तों, जल्दी से अपना राइट आंसर कमेंट करिए और नीचे मुझे बताइए। जी हाँ दोस्तों, यहां पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। दोस्तों, ये तीनों लोग मिल करके और ट्रांजिस्टर को बनाने का काम किए थे। आपको बता दें कि ट्रांजिस्टर जो है, यह कंप्यूटर के 2nd जनरेशन में यूज होने वाली एक तकनीक है, जो कि कंप्यूटर को चलाने में मदद करता था। दोस्तों, अगर सारे जनरेशन के मेन जो टेक्नोलॉजी है, अगर इनकी हम बात करें तो सबसे पहले जनरेशन के अंतर्गत वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था। 2nd जनरेशन में कंप्यूटर के ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था। 3rd जनरेशन जो है वो आईसी के लिए जाना जाता है, जिसे इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। 4th जनरेशन में जिसके अंतर्गत पीसी आया था, उसे माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। और जो 5वां जनरेशन अभी कंटिन्यू रनिंग मोड में है, इसमें एआई तकनीक का यूज होता है। दोस्तों, एआई का पूरा नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, जिसे हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं। अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3rd नंबर का क्वेश्चन है,
सिस्टम प्रोग्राम का जो समूह कंप्यूटर प्रोग्राम के संचालन को नियंत्रित और समन्वित करता है उसे क्या कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर प्रोग्राम को जो रन कराए, जो कंट्रोल करे और जो उसे मैनेज करे उसे क्या कहते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, फर्मवेयर या फिर फ्रीवेयर। चलिए जल्दी से अपना कमेंट कीजिए और राइट आंसर बताइए। दोस्तों यहां पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम को ओएस कहा जाता है शॉर्ट फॉर्मेट में, और ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंप्यूटर प्रोग्राम को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है इसे हम लोग राइट आंसर करेंगे ऑप्शन बी को, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को। दोस्तों अभी जितने भी लोग यहां पर लाइव हैं आप सभी जल्दी से बताइए कि ऑपरेटिंग सिस्टम का दूसरा नाम क्या है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को और किस नाम से आप बुलाते हैं? जल्दी कमेंट कीजिए और बताइए। अब चलिए हम लोग चलते हैं अपने चौथे प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से क्या आकार में सबसे छोटा है? जी हाँ दोस्तों, ये जो 4 नाम दिए गए हैं इनमें सबसे छोटा कौन सा है? पॉमटॉप, नोटबुक, डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप। चलिए जल्दी जल्दी अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए और बताइए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पॉमटॉप। दोस्तों पॉमटॉप जो है, पॉम का मतलब होता है हथेली, और हथेली पे रख करके जो भी कंप्यूटर सिस्टम रन किए जाते हैं उन्हें पॉमटॉप कंप्यूटर कहते हैं। यानी कि पॉमटॉप जो है यह सबसे छोटा डिवाइस है। पॉमटॉप से बड़ा होता है नोटबुक, नोटबुक से बड़ा होता है लैपटॉप, और उससे फिर बड़ा होता है डेस्कटॉप। दोस्तों लैप का मतलब गोद होता है, और गोद में रख करके जो कंप्यूटर सिस्टम चलाते हैं उन्हें हम लोग लैपटॉप के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये चारों के चारों डिवाइसों का जो नाम यहाँ लिखा गया है ये सभी के सभी डिवाइस पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर है। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 5। दोस्तों बहुत ही शानदार प्रश्न है और हूबहू ये इसी तरह से पूछा गया था, इसलिए हमने इसको ठीक ठीक वैसे ही यहाँ पर लिख रखा है। आपको पहचानना है इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यानी कि यहाँ 4 अलग अलग सेंटेंस लिखे गए हैं और इनमें से एक सही है, 3 सही है और एक गलत है। तो आपको पहचानना है कि वह गलत सेंटेंस कौन सा है। दोस्तों हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है तो आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। हम हिंदी में पढ़ देते हैं। कंट्रोल यूनिट एक प्रोसेसर के काम को निर्देशित करती है। सीपीयू की अपनी स्टोरेज यूनिट है जिसे रजिस्टर कहा जाता है। रैम सीपीयू चिप का एक एकीकृत भाग होता है और ईपीरोम एक रीड और राइट मेमोरी है। चलिए जल्दी से यहाँ पर पहचानिए और बताइए कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा। दोस्तों यहां पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी का। ऑप्शन नंबर सी जो है यह जो सेंटेंस लिखा गया है यह यहां पर गलत है। यानी रैम जो है वह सीपीयू चिप का एक एकीकृत भाग नहीं होता है। रैम इज इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ द सीपीयू चिप, ये गलत है। सीपीयू का इंटीग्रेटेड पार्ट रैम नहीं होता है। जबकि जो ऊपर में 3 सेंटेंस, ऊपर के 2 और नीचे का एक सेंटेंस ऑप्शन डी लिखा गया है ये पूरे के पूरे सही हैं। दोस्तों यहाँ पर आप लोग बिल्कुल ध्यान रख से इस प्रश्न को पढ़िएगा और संभव तो इसका एक स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको 3 से 4 प्रश्न जो है बहुत ही अच्छे से तैयार हो जा रहे हैं। कंट्रोल यूनिट डिवाइस, कंट्रोल यूनिट जो है यह डायरेक्ट प्रोसेसर को क्या करता है, ऑपरेट करने के लिए यूज करता है। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही बात है। सीपीयू जो है यह इसका जो ऑनर रजिस्टर प्रोग्राम होता है उसे हम लोग रजिस्टर के नाम से जानते हैं, और जो ईपीरोम होता है इसे इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, जो कि रीड और राइट दोनों किया जा सकता है। तो अभी जितने लोग जो है इस सेशन के साथ जुड़े हैं जल्दी से मुझे बताइए, ईपीरोम में अगर डेटा इरेज करना होता है तो हम किसका यूज़ करते हैं। जी हाँ दोस्तों, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, तो आप जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए कि ईपीरोम में डेटा इरेज करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है। अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। दोस्तों क्वेश्चन 6 है, निम्नलिखित में से कौन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न में नहीं शब्द है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग। पूछा गया है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कौन सा नहीं है। ऑप्शन देखिए दिया हुआ है सी, रूबी, VB.NET और C++। आपको चलिए जल्दी से अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए और बताइए।
दोस्तों यहां पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सी। सी जो भाषा है यह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, जबकि रूबी, VB.NET और C++ यह तीनों भाषाएं जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो बहुत ही शानदार है। कैश मेमोरी का प्रयोग निम्नलिखित किसके बीच में डाटा अंतरित करने के लिए किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, जो नीचे 4 नाम लिखे गए हैं, किसके बीच में कैश मेमोरी डाटा अंतरित करता है? प्रोसेसर एंड इनपुट डिवाइस, मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, प्रोसेसर एंड आउटपुट डिवाइस, या फिर मेन मेमोरी एंड प्रोसेसर। चलिए जल्दी से अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए और बताइए। दोस्तों यहां पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेन मेमोरी और प्रोसेसर। मेन मेमोरी और प्रोसेसर के बीच में जो डाटा अंतरित करने का काम करता है, डाटा ट्रांसमिट करता है, उसे कैश मेमोरी कहते हैं। और कैश मेमोरी जो है वो रैम के अंतर्गत आने वाले एस रैम का पार्ट होता है, जिसे स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि यह पूरा का पूरा जो सेशन होगा ये बहुत ही ज़्यादा शानदार है। आपको लगभग हर चैप्टर से, CCC के सिलेबस के हर चैप्टर से आपको इसमें क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। तो पूरे सेशन को बिल्कुल कहीं पर भी स्किप नहीं करिएगा और लास्ट तक आप देखिएगा। 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार आप चाहें इसको देख सकते हैं और इन सारे प्रश्नों को आप बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। मैं पूरे दावा के साथ कहता हूं कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको आपकी फाइनल पेपर में जरूर देखने को मिलेंगे। अब चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 8। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन किस प्रकार से चेक करते हैं? जी हाँ दोस्तों, अगर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन चेक करना हो तो आप कौन सा कमांड यूज करेंगे? आप देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है यूनेम, SNAME, OS नेम या फिर VER। चलिए जल्दी से अपना कमेंट कीजिए और बताइए। दोस्तों यहाँ पर कई लोगों को डाउट भी है VER में। आपको बता दें कि VER जो है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्जन को चेक करने के लिए होता है, जबकि यहाँ पर जो है यूनेम के थ्रू हम लोग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्जन का नाम चेक करते हैं। दोस्तों इस कमांड का यूज करके लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत वर्जन चेक किया जाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर यूनेम। लेकिन अगर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बजाय डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता तो राइट आंसर यहाँ पर VER कमांड हो जाता। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 9। युबंतु के निर्माता कौन है? जी हाँ दोस्तों, युबंतु के यहाँ पर निर्माता के बारे में पूछा गया, यानी युबंतु को किसने बनाया है। आप ऑप्शन देखें, यहाँ पर दिया हुआ है मार्क रिचर्ड शटलवर्थ, मार्क एंडरसन, रॉबर्ट नोइज या विलियम शटलवर्थ। चलिए जल्दी से अपना कमेंट कीजिए और बताइए कि राइट आंसर क्या है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मार्क रिचर्ड शटलवर्थ। दोस्तों ये जो है इन्होंने ही सबसे पहली बार युबंतु नाम के OS को बनाने का काम किया था। दोस्तों युबंतु के बारे में आपको खास बात बता दें कि जो युबंतु का डेस्कटॉप होता है इसे यूनिटी कहा जाता है और यह 2 अलग अलग पतली पतली पट्टियों में बटा होता है। जो सबसे ऊपर होता है उसे मेन्यू बार के नाम से जाना जाता है, जबकि जो लेफ्ट साइड में आपको दिखाई देता है उसे लॉन्चर कहा जाता है। दोस्तों एक और खास बात बता दें कि युबंतु डेस्कटॉप के लॉन्चर पर सबसे ऊपर में डैश होता है और उसके नीचे ट्रैश होता है। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 10। दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो है, यदि UN मार्क 002 है तो न्यू डायरेक्टरी क्या होगी? दोस्तों ये प्रश्न जो है मुझे हूबहू ऐसा ही देखने को मिला है, हूबहू ये ऐसा पूछा गया था और इसी तरह का इसका विकल्प था। इसको मैंने सीधे सीधे यहाँ पर वैसे ही नोट कर दिया और आपको इसके बारे में अच्छे से खोजना है और उसके बाद से आपको बताना है इसके बारे में पूरा डिटेल। आप नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि जब हम नेक्स्ट संडे के सेशन में आएंगे तो आप इसको चाहे तो अपने कमेंट के अंतर्गत इसके बारे में पूरा डिटेल मुझे बता सकते हैं। मैं यहाँ पर केवल आपको राइट आंसर आज बताऊंगा और मैं भी अगले ही सेशन के अंतर्गत इस क्वेश्चन को डिफाइन करूंगा। तो ऑप्शन एक बार फिर से देख लीजिए, 664, 775, 774 या 777। यह जो है यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा।
दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 775, यानी 775 जो है यह न्यू डायरेक्टरी होगा। इस प्रश्न के बारे में हम लोग नेक्स्ट जो सेशन होगा संडे वाला उसमें डिस्कस करेंगे। आप भी इसके बारे में सर्च करिए और मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि इस प्रश्न की क्या खासियत थी, क्या है ये प्रश्न। अगर आपके बारे में जो कुछ भी आपको इसको समझ में आता है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 11, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन की श्रेणी में आता है? जी हाँ दोस्तों, सर्च इंजन की श्रेणी में नीचे जो नाम दिए गए हैं उसमें से कौन आता है? लिनक्स, यूनिक्स, विस्टा या फिर अल्टा विस्टा? चलिए जल्दी से अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए और बताइए। दोस्तों यहां पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अल्टा विस्टा। दोस्तों अल्टा विस्टा जो है वह एक तरह का सर्च इंजन है, जबकि ऊपर में जो लिनक्स और यूनिक्स नाम दिए गए हैं यह दोनों के दोनों जो हैं ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो सर्च इंजन की श्रेणी में ऑप्शन नंबर डी, अल्टा विस्टा आता है। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 है, यूनिक्स में किसी फाइल को प्रिंट करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, अगर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत किसी फाइल को आप प्रिंट करना चाहते हैं तो आप कौन सा कमांड यूज करेंगे? ऑप्शन देखिए दिया हुआ है cp, lp, mv या फिर pt। चलिए जल्दी से अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए और बताइए। दोस्तों यहां पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एलपी कमांड। दोस्तों एलपी कमांड का यूज करके और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत किसी भी फाइल को आप आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 है, इनमें से कौन सी लिनक्स कमांड है? जी हाँ दोस्तों, लिनक्स का कौन सा कमांड है ऐसा पूछा गया है, आपको बताना है। यहां पर देखिए लिखा हुआ है chmod, curl, df या फिर all। चलिए जल्दी से अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए और बताइए। दोस्तों यहां पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल। ये तीनों के तीनों जो कमांड दिए गए हैं ये सभी के सभी लिनक्स ओएस के कमांड हैं। तो यहां पर आप इन तीनों कमेंट का जो कमांड है इनका नाम याद रखिएगा, और यहां पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विंडोज 10 स्टोर ऐप निम्न में से किससे जुड़ा हुआ है? जी हाँ दोस्तों, विंडोज 10 स्टोर ऐप जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? यूजर लाइब्रेरी अकाउंट, लोकल कंप्यूटर अकाउंट, एडमिनिस्टर अकाउंट या फिर यूजर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट? चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए और बताइए। दोस्तों यहां पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी का, यूजर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। यूजर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के अंतर्गत आकर के और आप आसानी के साथ वहां से ऐप वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं और उन्हें बहुत ही अच्छे से अपने कंप्यूटर सिस्टम में यूज कर सकते हैं। दोस्तों अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, बाइनरी फाइल के लिए कौन सा फाइल एक्सटेंशन प्रयोग किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, बाइनरी फाइल के लिए कौन सा फाइल एक्सटेंशन यूज किया जाता है? ऑप्शन देखिए दिया हुआ है .bak, .bat, .baf या फिर .bin। चलिए जल्दी से अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए और बताइए। दोस्तों यहां पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी का, .bin। दोस्तों बाइनरी के लिए .bin का जो एक्सटेंशन है वह यूज किया जाता है। दोस्तों आपको एक खास जानकारी दे दें कि कोई भी फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो हमेशा डॉट के सिंबल से शुरू होता है। अगर फाइल एक्सटेंशन है और उसमें डॉट नहीं लगा है तो आप समझ जाइएगा कि वह एक्सटेंशन जो है वो गलत है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो है, लिनक्स कर्नल का फाइल नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, लिनक्स कर्नल का फाइल नाम यहाँ पे पूछा गया है, क्या है? ऑप्शन में आप देखिए वीएम लिनक्स दिया हुआ है, वीएम लिनक्स की जगह पे यहाँ एक्स की जगह जेड कर दिया गया है, और यहाँ पे लिनक्स दिया हुआ है और नीचे लिनक्स दिया हुआ है। तो चलिए आप जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए कि इन चारों ऑप्शंस में कौन सा राइट आंसर है। दोस्तों यहां पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वीएम लिनक्स। दोस्तों यहाँ जो है लिनक्स के कर्नल का फाइल एक्सटेंशन फाइल नाम है। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 17 का। दोस्तों ये फार्मूला यहाँ पर एक दिया गया है, फार्मूला इक्वल डबल कोट में हेलो एंड अगले डबल कोट में वर्ड।
इसका परिणाम क्या होगा, ऐसा पूछा गया है। दोस्तों आपको बताना है कि यहाँ पर इसका परिणाम क्या होगा। नीचे आप देखेंगे आपको 4 अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, आप इनमें से ध्यान से देख लीजिए और जल्दी से कमेंट कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर इसका होगा वो एरर होगा, यानी इनमें से यहाँ पर कोई भी राइट आंसर सही नहीं है, इसलिए राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा नॉन ऑफ द एबव। दोस्तों जब भी आप एक्सेल के अंतर्गत या किसी भी स्प्रेडशीट प्रोग्राम के अंतर्गत जब यह फॉर्मूला आप टाइप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको एक एरर मिलेगा और यह जो है यहाँ पर गलत है। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 18 का, यदि फॉर्मूला को कॉपी करके सेल एड्रेस बदल जाता है, यानी कॉपी करने पर सेल एड्रेस बदल जाता है, तो यह एड्रेस क्या कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, यदि फार्मूला को कॉपी करके सेल एड्रेस बदल जाता है तो यह एड्रेस कहलाता है रिलेटिव एड्रेस, एब्सोल्यूट एड्रेस, मिक्स्ड एड्रेस या फिर यूनिक एड्रेस। चलिए जल्दी से अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए और बताइए। दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिलेटिव एड्रेस। रिलेटिव एड्रेस के अंतर्गत आप किसी भी फॉर्मूला को कॉपी करके और आसानी से रख सकते हैं। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 19। इम्प्रेस में किसी भी शेप को सेंड टू बैक करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों इम्प्रेस के अंतर्गत किसी भी शेप को सेंड टू बैक करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे आप। ऑप्शन देखिए यहाँ पे 4 दिया है, कंट्रोल शिफ्ट माइनस, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, कंट्रोल प्लस या फिर कंट्रोल माइनस। चलिए जल्दी से अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए और बताइए। दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल शिफ्ट माइनस। कंट्रोल शिफ्ट माइनस करके और आप आसानी के साथ जो है अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के पीछे भेजने का काम कर सकते हैं। और अगर आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस करते हैं तो वो पीछे वाले ऑब्जेक्ट को ब्रिंग टू फ्रंट आप कर सकते हैं। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 20। इम्प्रेस में किसी स्लाइड का लेआउट हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, इम्प्रेस के अंतर्गत किसी स्लाइड का लेआउट नीचे लिखे गए नामों में से क्या हो सकता है। टाइटल ओनली, टाइटल एंड कंटेंट, टाइटल फॉर कंटेंट या ऑल ऑफ दीज। चलिए जल्दी से अपना कमेंट कीजिए और बताइए। दोस्तों यहां पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, यानी कि आप चाहें तो स्लाइड के लेआउट के अंतर्गत इन तीनों को भी आसानी से रखने का काम आप कर सकते हैं। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 21 पे, जो बहुत ही खास है। एक स्लाइड प्रेजेंटेशन के दौरान एक के बाद एक हाइपर लिंक को सेलेक्ट करने के लिए आप किस की को आप प्रेस करेंगे। दोस्तों एक के बाद एक हाइपर लिंक की यहाँ पे बात हो रही है। ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, टैब, कंट्रोल के, कंट्रोल एच या फिर एंटर। चलिए जल्दी से अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए और बताइए। दोस्तों यहां पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टैब बटन। दोस्तों टैब बटन का यूज करके और आप एक हाइपरलिंक से दूसरे हाइपरलिंक पर आसानी से जा सकते हैं, जबकि हाइपरलिंक का शॉर्टकट कंट्रोल के होता है और कंट्रोल एच जो है वह रिप्लेस के लिए प्रयोग किया जाता है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 22। स्लाइड ट्रांजिशन को हटाने के लिए हम निम्न विकल्प का प्रयोग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर स्लाइड ट्रांजिशन आप हटाना चाहते हैं तो आप किस विकल्प का यूज करेंगे। स्प्लिट ट्रांजिशन, नॉन ट्रांजिशन, वाइप ट्रांजिस्टर या फिर पुश ट्रांजिशन। चलिए जल्दी से अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए और बताइए। दोस्तों यहां पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नॉन ट्रांजिशन। दोस्तों नॉन ट्रांजिशन का यूज करके और आप आसानी के साथ जो है अपने स्लाइड के ट्रांजिशन को हटाने का काम कर सकते हैं। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 23। नेट पर किसी संसाधन का पता कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, नेट पर किसी संसाधन का पता क्या कहलाता है। ISP, HTTP, URL या फिर www। चलिए जल्दी से अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए और बताइए। दोस्तों यहां पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर।
दोस्तों यूआरएल जो है यह नेट पर किसी भी पता को कहा जाता है, किसी संसाधन का पता यूआरएल कहलाता है। दोस्तों यहाँ पे चारों का फुल फॉर्म भी हमने लिख दिया है ताकि इनके भी अक्सर करके प्रश्न पत्र में अक्सर करके पूरा नाम जो है वो पूछा जाता है, तो मैंने यहाँ पर आसानी से उनको भी रख दिया है ताकि आपको चारों पूरा नाम भी पता हो सके। आईएसपी को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं। एचटीटीपी यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। यूआरएल को हम लोग यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं और डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू को वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से जाना जाता है। अब चलिए चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 24। निम्नलिखित में से पीपीपी की कौन सी लेयर लिंक इंस्टॉलेशन के लिए उत्तरदायी है? जी हाँ दोस्तों, लिंक इंस्टॉलेशन के लिए पीपीपी की कौन सी लेयर उत्तरदायी होती है? ऑप्शन देखिए दिया हुआ है एलसीपी, एनसीपी, आईपीसीपी या फिर आईपी। चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए और बताइए। दोस्तों यहां पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एलसीपी। एलसीपी जो है यहां पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको यहां पर बता दूं, पीपीपी का पूरा नाम है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। जी हाँ दोस्तों, पीपीपी को पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल कहा जाता है, जबकि यह जो है डाटा लिंक लेयर पर काम करते हैं। और यहाँ जो एलसीपी लिखा गया है दोस्तों, एलसीपी का पूरा नाम है लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल। जी हाँ दोस्तों, लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल जो है यह किसी भी लिंक इंस्टॉलेशन के लिए उत्तरदायी होता है। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 25 और इस वीडियो का 25वां यानी इस सेशन का बिल्कुल सेंटर वाला क्वेश्चन। गूगल क्रोम में वर्तमान पेज को बुकमार्क करने के लिए हम किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? जी हाँ दोस्तों, अगर आप गूगल क्रोम इस्तेमाल करते हैं और आप जिस पेज पर काम कर रहे हैं उसे बुकमार्क करना चाहते हैं तो आप कौन सा शॉर्टकट बटन यूज करेंगे? कंट्रोल बी, कंट्रोल डी, कंट्रोल शिफ्ट डी या फिर कंट्रोल शिफ्ट बी? चलिए जल्दी से अपना कमेंट कीजिए और बताइए। दोस्तों यहां पर जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल प्लस डी। यानी कि कंट्रोल डी का जैसे ही आप इस्तेमाल करते हैं तो आप जो है गूगल क्रोम के अंतर्गत बुकमार्क का काम बड़े आसानी के साथ कर सकते हैं। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहां पर दिया गया है 26। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इस प्रश्न को तो बहुत बार रिपीट किया गया है। दोस्तों TCP/IP मॉडल में कितनी लेयर होती हैं? जी हाँ दोस्तों, TCP और IP के मॉडल में कितनी लेयर होती हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? जल्दी से अपना कमेंट कीजिए और बताइए। दोस्तों यहां पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 लेयर। TCP और IP के अंतर्गत कुल लेयर की संख्या जो है वो 4 होती है, जबकि जो OSI मॉडल होता है, OSI मॉडल, उसके कुल 7 लेयर होते हैं। जी हाँ दोस्तों, यही दो अलग अलग लेयर वाले क्वेश्चन बनते हैं। TCP IP के 4 लेयर और OSI के कुल 7 लेयर होते हैं। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 27। SMTP द्वारा प्रयुक्त पोर्ट है। जी हाँ दोस्तों, SMTP किस पोर्ट का यूज करता है? 80, 21, 23 या फिर 25? चलिए जल्दी से अपना कमेंट कीजिए और बताइए। दोस्तों यहां पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 25। SMTP जो है वो हमेशा 25 पोर्ट का यूज करता है। दोस्तों SMTP का पूरा नाम आपको बता दें, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। तो ये बहुत ही बार प्रश्न यह भी रिपीट किया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि आज का ये जो सेशन है इसकी यही सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें बहुत सारे प्रश्न हमने ऐसे रखे हुए हैं जो कि कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है और CCC O लेवल के लिए तो ये बिल्कुल ही एक बहुत ही शानदार से क्वेश्चन है, क्योंकि आगामी जो आपकी परीक्षा होने वाली है उसमें ये प्रश्न सब आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। दोस्तों इस तरह से मैंने पूरा का पूरा जो है कई सारा सेशन बना रखा है। मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि ये जो है हमारे लाइव सेशन का 21वां पार्ट है, यानी कि इसके पहले 20 हमने लाइव सेशन चला रखा है। और अगर आपने उन सभी को नहीं देखा है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जा करके और लाइव सेशन वाले प्लेलिस्ट से आप उन सभी पुराने सेशन को आसानी से देख सकते हैं और अपने कंप्यूटर की तैयारी को और भी ज़्यादा स्ट्रांग कर सकते हैं। दोस्तों अब लोग हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 28 का।
OSI मॉडल की निम्न परत में से कौन सा डाटा कंपैरिजन करता है? जी हाँ दोस्तों, OSI मॉडल में कौन सा जो लेयर है वो डाटा कंपैरिजन करता है। दोस्तों यहाँ पर 4 लेयरों का नाम दिया गया है, नेटवर्क लेयर, फिजिकल लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर या फिर डाटा लिंक लेयर। चलिए जल्दी से अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए और बताइए। दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर का यूज करके और OSI मॉडल के अंतर्गत डाटा कंपैरिजन का कार्य किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रेजेंटेशन लेयर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क का परीक्षण करने के लिए उपयोग किया जाता है? दोस्तों एक बार फिर पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क का परीक्षण करने के लिए उपयोग किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है NS, पिंग, लोकेट या फिर डोमेन। चलिए जल्दी से अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए और बताइए। दोस्तों यहां पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिंग का। दोस्तों पिंग जो है वो इंटरनेट पर डिवाइसों को सर्वर से कनेक्ट कराने की एक सुविधा होती है और इसका पिंग का पूरा नाम जो है वो होता है पॉकेट इंटरनेट ग्रोपर। जी हाँ दोस्तों, आप लोग इसे लिख लीजिएगा, पॉकेट इंटरनेट ग्रोपर। ये जो है पिंग का पूरा नाम है, जो कि डिवाइसों को आपस में कनेक्ट करने और उनकी देखभाल करने के लिए उपयोग किया जाता है। दोस्तों NS का पूरा नाम है नेटवर्क सिस्टम। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है 30। निम्नलिखित में से किसको, यहाँ पर ये एक IP एड्रेस लिखा गया है, निम्नलिखित में से किसको 255.255.255.0 यह IP एड्रेस सौंपा गया है? DNS सर्वर को, डिफॉल्ट गेटवे को, मॉडेम को या फिर सबनेट मास्क को। चलिए जल्दी से अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए और बताइए। दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सबनेट मास्क। सबनेट मास्क का यूज़ करके और आप आसानी के साथ ये जो है ये एक ऐसा IP एड्रेस है जो कि IPv4 ने सबनेट मास्क के लिए इस IP एड्रेस को सौंपने का काम किया है। दोस्तों IP की कुछ खासियत हम आपको यहाँ पे बता दें। सबसे पहले तो IPv4 का पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और ये जो प्रोटोकॉल है ये 0 से लेकर के 255 के बीच की संख्याओं का प्रयोग करता है। यह जो है 32 बाइनरी बीट का होता है और साथ ही साथ इसमें आपको जो है बाइनरी नंबर्स के यानी 0 और 1 के कोड मिल जाते हैं और यहाँ पे IP एड्रेस के जो कोड होते हैं ये हमेशा डॉट के थ्रू अलग होते हैं और इनके नंबरों का 4 पेयर होता है। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 31। निम्नलिखित में से कौन सर्वर एवं कार्य स्थानों के मध्य संपर्क स्थापित करवाता है? इंटरफेस, बैकबोन, टर्मिनल एक्सेस पॉइंट या फिर गेटवे। चलिए जल्दी से अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए और बताइए। दोस्तों यहां पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी का, टर्मिनल एक्सेस पॉइंट। टर्मिनल एक्सेस पॉइंट जो है यह सर्वर और कार्यस्थलों के बीच में एक मीडिएटर की तरह काम करता है और इनके बीच में कनेक्शन को बिल्ड करने का काम करता है। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहां पर दिया गया है 32। इंटरनेट पर एक होस्ट दूसरे होस्ट को फाइंड करता है। जी हाँ दोस्तों, इंटरनेट पर एक होस्ट दूसरे होस्ट को कैसे फाइंड करता है? पोस्टल एड्रेस के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस के थ्रू, IP एड्रेस के थ्रू या फिर मैक एड्रेस के थ्रू। चलिए जल्दी से अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए और बताइए। दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का सी, IP एड्रेस। कोई भी होस्ट जो है दूसरे होस्ट को इस IP एड्रेस के थ्रू ही पहचानने का काम करता है, जबकि मैक का पूरा नाम होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। जी हाँ दोस्तों, मैक का पूरा नाम भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, याद रखिएगा, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है 33। ई संजीवनी किससे संबंधित है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। ई संजीवनी किससे संबंधित है? दोस्तों संजीवनी जो नाम है, आपको इसके नाम से ही फीलिंग हो रहा है ये जड़ी बूटी औषधियों वाला नाम है और यह जो है दवाओं से संबंधित है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शनों में से मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग जो है वो
ऑप्शन नंबर ए को अब तक सही कर चुके। जी हाँ दोस्तों, बहुत सही। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टेली मेडिसिन। दोस्तों ये टेली मेडिसिन जो है दवाओं, ई संजीवनी की सुविधा जो है वो दवाओं से संबंधित है, जो कि कोविड काल के अंतर्गत सरकार द्वारा जारी किया गया था, जिसमें कि आप ऑनलाइन जो है डॉक्टरों से अपॉइंटमेंट लेकर के और उनको अपनी बीमारियों के बारे में बता करके और उनसे दवाएं लिखवा लिया करते थे और फिर किसी भी मेडिकल स्टोर से उस दवाओं को ले करके और यूज़ कर सकते थे। तो ये जो है ई संजीवनी की फैसिलिटी आपको मिली थी। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है, वर्ड प्रेस को कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न को कई बार मैंने कराया है और यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, इसीलिए मैं इसको बार बार देता हूं। वर्ड प्रेस को कहा जाता है कंटेंट मैनेज सिस्टम वेबसाइट, स्टैटिक वेबसाइट, डायनेमिक वेबसाइट या फिर ई कॉमर्स वेबसाइट। चलिए जल्दी से अपना कमेंट कीजिए और बताइए। दोस्तों यहां पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंटेंट मैनेज सिस्टम वेबसाइट, यानी कि CMS। दोस्तों CMS यानी कि C यानी कंटेंट, M यानी मैनेज्ड, S यानी सिस्टम, और यह जो है वर्ड प्रेस का काम है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है 35 का। ईमेल क्लाइंट प्रोग्राम के इनबॉक्स व्यू में पेपर क्लिप के चिन्ह वाले संदेश शीर्षक होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे इनबॉक्स में दिखाई देने वाले ईमेल जो कि पेपर क्लिप के सिंबल द्वारा आपको शो होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? न्यू मैसेज, इंपॉर्टेंट मैसेज, अटैचमेंट मैसेज या फिर प्रोसेस मैसेज। चलिए जल्दी से अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए और बताइए। दोस्तों यहां पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अटैचमेंट। जी हाँ दोस्तों, अटैचमेंट मैसेज जो होते हैं वो सब एक पेपर क्लिप के सिंबल के द्वारा दिखाई देते हैं। तो आप उन पेपर क्लिप के सिंबल को ही देख करके पता कर लेते हैं कि ये तो अटैचमेंट मैसेज है, यानी कि इसमें किसी ना किसी तरह की फाइल को अटैच करके भेजा गया है। और आपको बता दें कि आप जो है जीमेल के अंतर्गत दोस्तों आप चाहें तो आसानी के साथ 25 MB तक का डाटा अटैच करके भेज सकते हैं। दोस्तों एक खास बात आप देखते होंगे कि हर बार जो है मैं नेक्स्ट पेज पर जाने के लिए बार बार अपने कर्सर को नीचे की तरफ लाता हूं, और नेक्स्ट पेज का नीचे यहां शॉर्टकट भी आप देख पा रहे होंगे। कंट्रोल के साथ यदि आप पेज डाउन बटन को यूज करते हैं तो आपको बार बार यहां पर आके क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों हम देखिए यहाँ पे कंट्रोल के साथ पेज डाउन करते हैं और आप देखेंगे कि जैसे ही कंट्रोल पेज डाउन आप अपने सिस्टम में करेंगे तो तुरंत जो है वो नीचे चला जाएगा। मेरा यहाँ पे रिकॉर्डिंग चल रहा है, इस वजह से कंट्रोल के साथ हमने जब पेज डाउन किया तो यहाँ पर नहीं हुआ है। और जैसे ही आप अपने सिस्टम में कंट्रोल डाउन करेंगे तो अगर आपने मल्टीपल पेज बनाया होगा तो वह भी आप आसानी के साथ देख सकते हैं। तो दोस्तों यह भी एक बोनस के तौर पर आपको क्वेश्चन मिल चुका है। दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो है सारथी लॉन्च्ड इन। जी हाँ दोस्तों, सारथी ऐप को कब लॉन्च किया गया है? ऑप्शन में आप 4 यहां पर ऑप्शन देख पा रहे होंगे, बिल्कुल ध्यान से इनको देखिए और उसके बाद से राइट आंसर कमेंट कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। दोस्तों यहां पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 36 का डी। दोस्तों 14 जुलाई 2017 में सारथी नाम का एक ऐप लॉन्च किया था। और दोस्तों जैसा कि यह नाम जो है आपको बता रहा है, आप इस नाम को सुनने के बाद तो थोड़ा बहुत आइडिया लगा ही चुके हैं। सारथी जो ऐप है यह जो है ट्रैवलिंग के लिए यूज़ किया जाता था। दोस्तों अलग अलग तरह के रेलवे अथवा बस वगैरह की टिकट वगैरह करना, उनका स्टेटस देखना, उनको रिजेक्ट करना यानी कि कैंसिल करना, ये सारी चीज़ें जो है वो इस सारथी ऐप के थ्रू किया जा सकता है। अब चलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 37, भारत में कुल कितने पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है भारत में कुल कितने पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं। 543, 78, 78, 87 या फिर 500। चलिए जल्दी से अपना कमेंट कीजिए और बताइए। दोस्तों यहां पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 543। दोस्तों कुल टोटल भारत में पासपोर्ट सेवा केंद्रों की संख्या 543 यानी 43 है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 38 का, बहुत शानदार प्रश्न है। जब कोई व्यापारी अपने उत्पादों को इंटरनेट पर उपभोक्ताओं को बेचता है तो इस प्रकार का कॉमर्स कहलाता है? B2B, C2C,
C2B या फिर इंटरप्राइज कॉमर्स? चलिए जल्दी से अपना कमेंट कीजिए और बताइए। दोस्तों यहाँ पर जो है इस प्रश्न में ही इसका राइट आंसर छुपा हुआ है, तो बिल्कुल ध्यान से देखिए। सबसे पहले यहाँ पर बात हो रही है, तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि जो व्यापारी है, व्यापारी अपने उत्पादों को, यानी बिजनेसमैन जो है वो अपने उत्पादों को सीधे उपभोक्ताओं को बेचता है, यानी बिजनेसमैन उपभोक्ताओं को यानी कंज्यूमर को बेचने का काम कर रहा है, यानी कि B2C इज द राइट आंसर। जी हाँ दोस्तों, B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर का यह ई कॉमर्स टाइप है। दोस्तों आपको बता दें ई कॉमर्स जो है वो 4 प्रकार का होता है। B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस, C2C यानी कंज्यूमर टू कंज्यूमर, B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर, और C2B एक होता है जिसे कंज्यूमर टू बिजनेस कहा जाता है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 39, बहुत शानदार है। डिजिटल पेमेंट में विस्तृत लेन देन के लिए पसंदीदा स्थानांतरण मोड कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना है कि जो डिजिटल पेमेंट होता है उसमें भारी मात्रा में अगर लेन देन करना हो तो कौन सा मोड इस्तेमाल किया जाता है? IMPS, NEFT, UPI या फिर RTGS? चलिए जल्दी से अपना कमेंट कीजिए और बताइए। दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, RTGS का। दोस्तों RTGS जो है वो भारी मात्रा में विस्तृत लेन देन करने के लिए एक पसंदीदा स्थानांतरण मोड है। दोस्तों यहाँ पर जो 4 नाम दिए गए हैं, जल्दी जल्दी मैं आपको इन सभी का पूरा नाम बता दूं तो ये है इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। दोस्तों इमीडिएट पेमेंट सिस्टम जो है वो IMPS का पूरा नाम है। NEFT यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और RTGS को बोलते हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। दोस्तों यहाँ पर कुछ खासियत आपको बता दें कि जो RTGS है इससे आप मिनिमम 2 लाख रुपए और मैक्सिमम इसकी कोई भी लिमिट नहीं तय की गई है, आप भेजने का काम कर सकते हैं। जबकि UPI जो है, UPI के थ्रू आप एक बार में 1 लाख रुपए तक का भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन नंबर है 40। भारतीय मुद्रा जो रुपए का चिन्ह है वह किन 2 भाषाओं के मेल से बना है? जी हाँ दोस्तों, जो भारतीय मुद्रा रुपए का जो चिन्ह है वह कौन सी 2 भाषाओं का मेल है? देवनागरी और अरबियन, अरबिक एंड पर्सियन, देवनागरी और रोमन, या ऑल ऑफ द एबव? चलिए जल्दी से अपना कमेंट कीजिए और बताइए। दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, देवनागरी और रोमन। देवनागरी और रोमन 2 भाषाओं के मेल से आपके इंडियन करेंसी का जो रुपए वाला सिंबल है वो बन करके तैयार हुआ है। दोस्तों अब चलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 41, बहुत शानदार है। पहले ऑथराइजेशन होता है या ऑथेंटिकेशन? दोस्तों पहले ऑथराइजेशन होता है या फिर ऑथेंटिकेशन? आपको पहचानना है। ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन, बोथ आर सेम, या फिर नॉन ऑफ द एबव? दोनों एक हैं या फिर नॉन ऑफ द एबव? दोनों में से कोई नहीं। चलिए जल्दी से अपना कमेंट कीजिए और बताइए। दोस्तों यहां पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 का A। दोस्तों पहले जो है ऑथराइजेशन होता है और फिर बाद में जो है वो ऑथेंटिकेशन। दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया हुआ है 42। इंडियन करेंसी सिंबल आधिकारिक तौर पर कब अपनाया गया? जी हाँ दोस्तों, भारतीय जो मुद्राओं पर रुपए का सिंबल लगा हुआ है वह कब अपनाया गया है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिए और बताइए कि इनमें से राइट आंसर कौन सा है। दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15 जुलाई 2010। 15 जुलाई 2010 को जो है भारतीय करेंसी जो सिंबल रुपए वाला सिंबल है इसको सबसे पहली बार यूज़ किया गया था और आधिकारिक तौर पर इसे अपनाने का काम किया गया था। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर है 43। दोस्तों आगे पहले कुछ जगह खाली है और वह दिया है कौन सी कंप्यूटिंग उन अनुप्रयोगों और सेवाओं को संदर्भित करता है जो वर्चुअलाइज रिसोर्सेज का उपयोग करके वितरित नेटवर्क पर चलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड, क्लाउड, सॉफ्ट या पैरेलल?
चलिए जल्दी से अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए और बताइए। दोस्तों यहां पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लाउड। दोस्तों क्लाउड कंप्यूटिंग जो है यह एक ऐसी सुविधा है जिसमें कि वर्चुअलाइज रिसोर्सेज का यूज करके और आप वितरित नेटवर्क पर इसको चलाने का काम कर सकते हैं। अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 यानी 44 पर। फेसबुक हडूप पर आधारित के साथ बड़े डेटा स्थानांतरित करता है। जी हाँ दोस्तों, फेसबुक हडूप पर आधारित के साथ एक बड़ा डेटा संग्रहित करता है, उसका नाम क्या है? प्रोजेक्ट प्रिज्म, प्रिज्म, प्रोजेक्ट डेटा या फिर प्रोजेक्ट बीड? चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए और बताइए। दोस्तों यहां पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहां पर प्रोजेक्ट प्रिज्म बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आईओटी शब्द पहली बार कब बनाया गया था? जी हाँ दोस्तों, आईओटी यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यह शब्द पहली बार कब बनाया गया था? ऑप्शन देखिए दिया हुआ है 1998, 1999, 2000 या फिर 2001। चलिए जल्दी से अपना कमेंट कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या है। दोस्तों यहां पर जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 45 का वो हो जाएगा बी, 1999। 1999 में सबसे पहली बार आईओटी शब्द बनाया गया था। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 46 के तरफ। कंप्यूटर का हार्ड डिस्क है, जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर का जो हार्ड डिस्क है वो क्या है? हार्डवेयर है, सेकेंडरी मेमोरी है, बोथ ए एंड बी है या फिर सॉफ्टवेयर है? जल्दी जल्दी से अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए और बताइए। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। दोस्तों आपको बता दें जो हार्ड डिस्क है ये कंप्यूटर का एक ऐसा हार्डवेयर है जिसे सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी कहते हैं, और हार्ड डिस्क के अंतर्गत जो है आप भारी मात्रा में डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। अभी जितने भी लोग लाइव सेशन के साथ जुड़े हुए हैं जल्दी से बताइए कि हार्ड डिस्क में जहां डाटा स्टोर होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? जल्दी कमेंट कीजिए, हम आपका कमेंट देख रहे हैं, और जल्दी से बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर जो है हम लोग आज कुल 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनों पर डिस्कस कर रहे हैं, और दोस्तों इस तरह का हम हर हफ्ते संडे को शाम 7 बजे आपके लिए एक लाइव सेशन लेकर के आते रहते हैं जो आपकी जानकारी को बहुत ही ज़्यादा बढ़ाने का काम करते हैं। तो अगर आप इस चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। दोस्तों एक खास बात बता दें कि आप जो है इस तरह के वीडियोज़ में अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट को चेक करिएगा, वहां पर आपको बहुत ढेर सारे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। अगर आप वीडियो को देखते हुए यानी इस सेशन को यहां तक देखते हुए आ चुके हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप हर संडे को हमारे साथ जुड़िए और अपनी जानकारी को बढ़ाने का काम कीजिए। दोस्तों एक और बात बता दें कि अगर आप भी चाहते हैं कि आपके द्वारा भेजा गया प्रश्न हम अपने वीडियो में यूज करें आपके नाम के साथ, तो आप अपना कमेंट करके क्वेश्चन मुझे बता सकते हैं। आप चाहे तो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पर भी या फिर CCI एजुकेशन नगरा के टेलीग्राम चैनल पर भी जा करके और आप अपना मुझे मैसेज कमेंट करके दे सकते हैं, जिसे कि मैं अगले वीडियो में ज़रूर यूज़ करूंगा। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 47। कंप्यूटर के किस भाग को छुआ और महसूस किया जा सकता है? बहुत शानदार और बड़ा आसान सा प्रश्न है। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, बोथ ए एंड बी या नॉन ऑफ दीज? चलिए जल्दी से अपना कमेंट कीजिए और बताइए। दोस्तों यहां पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हार्डवेयर। हार्डवेयर एक ऐसा फिजिकल पार्ट होता है कंप्यूटर का जिसे आप टच कर सकते हैं, जिसे आप फील कर सकते हैं। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन नंबर है 48। माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल उपकरणों के 3 बुनियादी वर्ग होते हैं। जी हाँ दोस्तों, कौन कौन से होते हैं वो? सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट, मेमोरी या फिर ऑल ऑफ द एबव? चलिए जल्दी से अपना कमेंट कीजिए और बताइए। दोस्तों यहां पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव।
ये चारों के चारों जो है यह बिल्कुल ही सॉरी, यहाँ जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं ये तीनों के तीनों उपकरण जो है वो आपके फिजिकल उपकरणों के बुनियादी वर्ग हैं, यानी कि एक माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत ये तीनों के तीनों सिस्टम यूनिट, मेमोरी यूनिट और इनपुट आउटपुट यूनिट का यूज किया जाता है। अब चलेंगे 49 नंबर के क्वेश्चन पर। प्रिंटर एंड मॉनिटर पेरिफेरल डिवाइस हैं। कैसे पेरिफेरल डिवाइस हैं? सॉफ्टवेयर पेरिफेरल डिवाइस, इनपुट डिवाइस, हार्डवेयर डिवाइस या फिर नॉन ऑफ दीज। चलिए जल्दी से अपना कमेंट कीजिए और बताइए। दोस्तों यहां पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हार्डवेयर डिवाइस। दोस्तों आपको बता दें कि प्रिंटर और मॉनिटर ये दोनों के दोनों जो है वो आउटपुट डिवाइस की कैटेगरी में आते हैं और दोनों ही हार्डवेयर हैं और दोनों ही पेरिफेरल डिवाइस के नाम से भी जाने जाते हैं। दोस्तों बता दें कि प्रिंटर जो है इसे पैरेलल पोर्ट में लगाया जाता है जहां पर कुल पिनों की संख्या 25 होती है। और अब हम लोग चलेंगे इस सेशन के सबसे लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 50। बहुत शानदार प्रश्न है। कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्यों का सही सीक्वेंस है। जी हाँ दोस्तों, यहां पर आपको बिल्कुल सही क्रम में इन कंप्यूटर के कार्यों को एक बिल्कुल सही सीक्वेंस में लगाना है। आप चारों ऑप्शन को बिल्कुल ध्यान से देखिए। मैं आपको यहां पर 8 से 10 सेकंड का टाइम दे देता हूं और इन सभी के सभी प्रश्नों को, इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देख करके और कमेंट करके बताइए कि बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों यहां पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज। जी हाँ दोस्तों, ये कंप्यूटर में कार्य करने की प्रणाली का बिल्कुल ही सही सीक्वेंस है। कंप्यूटर इनपुट, आउटपुट और प्रोसेस ये बिल्कुल गलत है। पहले इनपुट होने के बाद वो प्रोसेस करता है, आउटपुट नहीं करता। इनपुट करने के बाद सीधे स्टोरेज नहीं करता है, इनपुट करने के बाद प्रोसेस और स्टोरेज नहीं करता है, आउटपुट बाद में ऐसा नहीं करता है। यानी कि राइट आंसर होगा IPOS। जी हाँ दोस्तों, IPOS यानी इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज ये कंप्यूटर के प्रमुख कार्यों का बिल्कुल सही सीक्वेंस है। तो हम आशा करते हैं कि यह पूरा का पूरा सेक्शन जो है आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। इस पूरे सेशन में आपको कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारी नई जानकारियां भी सीखने को मिली होंगी और बहुत सारे प्रश्न आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। तो दोस्तों अगर इस सेशन में आपको बहुत सारे प्रश्न अच्छे लगे हैं तो जल्दी से इस सेशन को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज के इस सेशन में आपने कुल कितने राइट आंसर किए हैं। जितने भी लोग इस सेशन को यहाँ तक देखते हुए आए हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से हर संडे को शाम 7 बजे हमसे जुड़िए, क्योंकि हम हर संडे को आपके लिए ऐसे ही 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले कुछ खास सेशन में, कुछ अगले खास वीडियोज़ में। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद, गुड नाइट।